नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कार्टून्स को समझने वाले हैं। जितने भी आपके कार्टून्स हैं, किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस किताब के हर एक कार्टून को समझने वाले हैं। अब देखो, मैंने पूरा एनालिसिस किया। अब एनालिसिस में क्या था, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून्स बनाता या फिर मैं आपको सभी के सभी कार्टून समझा देता। अब अगर तुम बहुत ध्यान से पेपर को देखोगे मेरे लाल, तो हार्डली कोई एक या दो कार्टून रिपीट हुए। बाकी तुम्हारी किताब में इतने सारे कार्टून है कि सीबीएसई हर सेट में या सीबीएसई हर साल कार्टून चेंज कर रहा है। सिर्फ एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि कार्टून रिपीट हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें सारे कार्टून समझाने चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने सारे के सारे कार्टून समझाए भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे लाल के लिए इतनी मेहनत तो बनती है। देखो मेरे लाल, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये एक किताब के कार्टून हुए, फिर दूसरे किताब के कार्टून आएंगे, कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन सपना देखा है ना तुमने? क्या सपना देखा है तुमने? सपना देखा है कि तुमको टॉप करना है। अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम वीडियो को 2x पे लगा के सुन सकते हो, लेकिन रिस्क मत लो। आप टॉपिक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल आएगा, आप क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन कार्टून और कुछ चीजें ऐसी है जहां पे कि आजकल सीबीएसई का भी भरोसा नहीं रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया जिसमें कि इस किताब के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सारे कार्टून्स, विदाउट लीविंग अ सिंगल कार्टून, सारे के सारे कार्टून मैं आपको समझा दूंगा। मेहनत से मत डरो ना, मैं तुम्हारे साथ में हूं। हाथ पकड़ा है तो छोड़ूंगा नहीं, तुम भी मेरे साथ साथ में थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे लाल, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, उसमें कोई भी कार्टून नहीं है और उससे कोई भी सवाल नहीं आता है, ठीक है? तो अपन सीधा डायरेक्ट कहां पे जंप करेंगे? अपन सीधा डायरेक्ट जंप करेंगे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर पे। कहां पे जंप करने वाले? कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर पे जंप करने वाले। अब अगर तुम देखो तो ये रहा कुछ इस तरीके का पहली इमेज, ठीक है? ये रही कुछ पहली इमेज मेरे लाल। ये पहली इमेज क्या कह रही है? पहली इमेज कह रही है कि यहाँ पे टाइटैनिक से कंपेयर किया गया है, ठीक है? द कार्टून अपीयर्ड इन 2003 when the European Union initiative to draft a common constitution failed. Why does the cartoonist use the image of ship to the Titanic to represent the EU? यहाँ पे यह है कि ये 2003 का कार्टून है, जब यूरोपियन यूनियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था, लेकिन उसकी कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो इच्छा थी वो फेल हो गई है। तो कार्टूनिस्ट ने क्या किया? यूरोपियन यूनियन को टाइटैनिक जहाज से क्या कर दिया? टाइटैनिक से कंपेयर कर दिया। टाइटैनिक डूब गया था ना, तो वैसे कुछ यहां पे कुछ इस तरीके से बताया गया कि ईयू में क्या है। ईयू में हम लोग देख रहे हैं कि सीरियस प्रॉब्लम्स एंड रिस्क है। ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का क्रिटिसिज्म यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों को यहां पे यूरोपियन यूनियन का क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि ईयू क्या कर रहा है। ईयू सीरियस प्रॉब्लम और रिस्क देख रहा है, क्योंकि जैसे टाइटैनिक डूब गया था, वैसे क्या है, वैसे यहां पे ये बताया गया कि यूरोपियन यूनियन स्ट्रगल कर रहा है यूनिटी के लिए, ठीक है? यूनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यूरोपियन यूनियन में यूनिटी नहीं बची है। जैसे कि टाइटैनिक डूब गया था, वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी डूब सकता है। ये कार्टूनिस्ट का कहने की इच्छा थी, ये कार्टूनिस्ट की यहां पे कहने की इच्छा थी। क्लियर है? ये चीज क्या हो गई? ये चीज क्लियर हो गई। यहां पे देखते हैं तो मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आदमी नजर आ रहे हैं। यहां पे ईस्ट एशियन नेशन लिखा है, विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। यहां पे कंपटीशन लिखा है, कुछ किताबें हैं, जल रही है, पता नहीं ईस्ट एशियन नेशन मतलब आसियान की बात हो रही होगी, या आसियान पर्टिकुलर नहीं कहूं तो जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज थी, है ना, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज थी, उनकी बात हो रही होगी, ठीक है? The man in the cartoon depicts Dr. Manmohan Singh, ठीक है? Behind it, the broad say East Asian nation, referring to the fast developing इकोनॉमीज ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है? तो ये कार्टून में डॉक्टर मनमोहन सिंह दिख रहे हैं, जो ईस्ट एशियन नेशंस लिखे, वो ये दिखा रहे हैं कि ईस्ट एशियन नेशन कितने फास्टली डेवलप हो रहे हैं। इन आसियान कंट्रीज को अगर तुम लोग देखोगे तो कितनी फास्टली डेवलप हुई है मेरे लाल, है ना? ऑन द राइट साइड देयर इज अ स्टैक ऑफ हॉट प्लेट्स प्लेस्ड ऑन द स्टैंड टेबल कंपटीशन। ये हॉट प्लेट्स हैं, ठीक है? बुक्स, प्लेट्स, कुछ भी समझ लो। ये क्या है? ये एकदम जल रही है। नीचे लिखा है कंपटीशन। क्या लिखा है मेरे लाल? कंपटीशन।
The man says we'll have to get used to it, implying that India must adjust to the increasing economic cooperation posed by them. Standing barefoot on hot burning plate symbolize India struggling on feeling the heat, facing pressure due to strong competition. देखो इंडिया को इन ईस्ट एशियन नेशन से गेट यूज्ड होना पड़ेगा। इंडिया के सामने कंपटीशन भी है, ये कंट्रीज क्या करिए, कंट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, तो इंडिया के सामने क्या मेरे लाल, इंडिया के सामने कंपटीशन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया को इनसे कॉपरेट भी करना पड़ेगा। इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को इनसे कॉपरेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये कार्टून क्या बता रहे हैं, ये कार्टून अब कॉपरेट कैसे करें, तो कॉपरेट के लिए इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आया था पहले, और लुक ईस्ट पॉलिसी को ही 2014 में क्या कर दिया, लुक ईस्ट पॉलिसी को ही 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। ये कहीं ना लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक इंडिया का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, इंडिया का इनिशिएटिव है कि हमारा इनसे कॉपरेशन क्या हो मेरे लाल, हमारा इनसे कॉपरेशन बढ़े। ठीक है, तो ये कार्टून क्या है, ये कार्टून पूरा का पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखो मैंने थोड़ी सी ज्यादा लिख दी है तुम लोगों को, मैं ब्रीफ में तुम्हें समझा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है ताकि मेरा लाल पढ़े तो इसको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तुम जब इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो तुम सारी चीजें क्या हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओहो, ड्रैगन आ रहा है और एक आदमी स्टॉप कर रहा है, ड्रैगन आ रहा है और एक आदमी स्टॉप कर रहा है। यहां पे हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी डिनोट कर सकते हैं, ये जो ड्रैगन है ये चाइना को डिनोट करा जा रहा है। ठीक है, अरे ठीक है, द लॉन्ग वॉल शेप लाइक अ ड्रैगन रिप्रेजेंट चाइनास पावर एज अ ग्लोबल फोर्स। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि चाइना की जो पावर है वो क्या है, कितनी स्पीड से बढ़ती जा रही है, और ये अमेरिका है जो कि क्या कर रहा है, जो कि चाइना की पावर को स्टॉप, चाइना की पावर को क्या करना चाह रहा है, चाइना की पावर को कहीं ना कहीं रोकना चाह रहा है, चाइना की पावर को रोकना चाह रहा है। और अमेरिका के साथ में वर्ल्ड भी, अमेरिका के साथ में मेरे लाल क्या है, वर्ल्ड भी। ठीक है, अमेरिका के साथ में हम लोग देख रहे हैं यूएस एंड हाउ द नेशन फील्स चैलेंज, थ्रेटन और क्वेश्चन अबाउट चाइना इज राइज। यूएस के अलावा जो दूसरे जो देश हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि चाइना का जो राइज हो रहा है उससे डर भी है, उससे संभल के भी चलना होगा। ठीक है, the cartoon reflects China's expanding influence, especially in Asia and world politics. The man raising his hand appeared to trying to negotiate, stop or engage with China, showing how countries must respond to China's growing dominance. ये जो मैन हाथ दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि चाइना से कैसे नेगोशिएट किया जाए, चाइना को कैसे रोका जाए, चाइना से कैसे नेगोशिएशन किया जाए ताकि चाइना की पावर को क्या किया जाए, ताकि चाइना की पावर को थोड़ा सा रोका जाए, ताकि चाइना की पावर को कहीं ना कहीं क्या, ताकि चाइना की पावर का कहीं ना कहीं कोई अल्टरनेटिव, मतलब चाइना को थोड़ा सा रोका जाए। ठीक है, देन एंड नाउ, चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना, देन एंड नाउ। ठीक है, माओ लिटिल रेड बुक, माओ के हाथ में लिटिल रेड बुक है, और यहाँ पे हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, यहाँ पे ये टाई है। ठीक है, चाइना देन एंड नाउ। तो माओ के समय पे चाइना क्या था, माओ के समय पे चाइना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चल रहा था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर चल रहा था। ठीक है, लेकिन आज का जो चाइना है, ये जो टाई है, ये टाई क्या दिखा रही है, टाई मेरे लाल कहीं ना कहीं तुम्हें कैपिटलिज्म को डिनोट कर रही है कि आज का जो चाइना है, आज का जो चाइना है मेरे लाल, आज का चाइना कैपिटलिज्म, बिजनेस कल्चर, ठीक है, इसमें बढ़ रहा है। आज का चाइना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, तुमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी। आज का चाइना इस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, आज का चाइना इस पे फोकस कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए। और पहले का चाइना कैसे था, माओ के टाइम पे चाइना बड़ा क्लोज था, चाइना कहीं ना कहीं यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था। तो पहले का चाइना कैसा था और आज का चाइना कैसा है, तो ये देन एंड नाउ में चाइना का क्या है मेरे लाल, चाइना का कंपैरिजन बताया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है तुम्हें। ठीक है, अभी एक साइकिल है, साइकिल में चाइना की साइकिल दिखा रहा है, यहाँ पे डॉलर दिख रहा है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का साइन दिख रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, सिंपल सा है मेरे लाल, ये दिखा रहा है कि चाइना में क्या है, चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में आज भी इतना ओपन नहीं है, चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आज भी इतना ओपन नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। लेकिन चाइना का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैपिटलिज्म से चल रहा है। तो यहाँ पे डुअलिटी ऑफ सिस्टम बताया गया। क्या बताया गया मेरे लाल, डुअलिटी ऑफ सिस्टम। क्या बताया, डुअलिटी ऑफ सिस्टम, कि ये जो है
ये आज भी कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में, पॉलिटिकल स्पेस में आज भी इतनी फ्रीडम नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक में क्या कर रहा है, इकोनॉमिक में चाइना कैपिटलिज्म से क्या कर रहा है, इकोनॉमिक टर्म्स में चाइना कैपिटलिज्म से आगे बढ़ रहा है, डॉलर साइन कैपिटलिज्म को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? तो समझ में आ गया ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज तुम्हें चाइना का पॉलिटिकल और चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम जो है मेरे लाल वो यहाँ पे दिखाया गया। ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, मैसेज कन्वेड, ये कार्टून क्या मैसेज कन्वे कर रहा है ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर के कार्टून यहाँ पर होते हैं मेरे लाल खत्म। अब बारी आती किसकी, अब बारी आती अपने अगले चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की। ठीक है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया क्या आती है, तो मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, किसकी बात हो रही है मेरे लाल, पाकिस्तान की बात हो रही है। यहां पे ये क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कैलकुलेशन कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री माइनस डेमोक्रेसी क्या रहेगा। ठीक है, मिलिट्री माइनस मिलिट्री कैसे रहेगा, और डेमोक्रेसी प्लस मिलिट्री मतलब इलेक्टेड लीडर प्लस डेमोक्रेसी कैसे रहेगा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ क्या कर रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ कैलकुलेट कर रहे हैं। आई एम गुड एट कैलकुलेशन, आई एम गुड एट कैलकुलेशन। तो ये कार्टून क्या दिखा रहा है, ये कार्टून ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान में क्या रहा है मेरे लाल, पाकिस्तान में हम लोग ये देख रहे हैं व्हेन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन अथॉरिटी आर कंबाइंड अंडर वन पर्सन और वन सिस्टम द पावर बिकम इवन मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ ये बोल रहे हैं कि मिलिट्री वाली पावर भी और सिविलियन पावर भी अगर सब मेरे पास में हो जाएगी तो मेरे पास में कितनी ज्यादा पावर हो जाएगी, पावर कितनी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। तो अपनी कैलकुलेशन बैठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन बैठा रहे हैं। ठीक है, the leader proudly claims he is good at calculation, showing that he has manipulated the power structure to stay in the control। और जो लीडर है मुशर्रफ क्या कर रहे हैं कि मैं कैलकुलेशन में गुड हूं, तो वो बोल रहे हैं कि देखो मैंने पावर को कितना मैनिपुलेट कर दिया, लोगों को कितना बुद्धू बना दिया, सारी की सारी पावर क्या है, सारी की सारी पावर मेरे पास में ही रह गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्टून क्रिटिसाइज द डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, बाकी की सारी चीजें तुम जानते हो। It suggests that power equation were manipulated to ensure military control remain strong even with the civilian phase। तो यहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान में बार बार पावर चेंजेस हुई है, साथ ही साथ में कोशिश की गई कि मिलिट्री वाला इंसान ही क्या रहे, पावर में रहे, और मिलिट्री वाला इंसान खुद चुनाव करवा के अपने आप को जिता देता है, ये अपन ने पढ़ा है। तो वही जनरल परवेज मुशर्रफ क्या कर रहे हैं, वही जनरल परवेज मुशर्रफ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, राजपक्षे ये क्या कर रहे हैं भैया, ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं लायन, एक तरफ दिख रहा है हमको टाइगर। ये क्या कर रहे हैं, राजपक्षे जो कि श्रीलंका के लीडर हैं, वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरा, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो शेर है ये सिन्हलाज दिखाया जा रहा है, और ये जो टाइगर ये किसको डिनोट कर रही है, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, ये इनको डिनोट कर रहे हैं। अब राजपक्षे इन दोनों के बीच में बैलेंस कर रहे हैं कि सिन्हलाज कम्युनिटी को भी नाराज नहीं करना है, इन तमिल्स को LTT को भी नाराज नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं मेरे लाल कि वो बैलेंस आउट करने की क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस आउट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ये बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रति अग्रेसिव हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा है, अग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, सिंबलिज्म इन कार्टून ये तुम्हें मिल जाएगा सारे नोट्स में, तुम्हें सारे नोट्स में मिलेंगे, शांति रखो। मैं शॉर्ट में इसलिए करवा रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट दे दे के ऐसा नहीं करूंगा कि ये छोड़ दिया, सब 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 पढ़ाऊंगा पूरा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इंडो पाक रिलेशन। ठीक है, प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर टू द मेज ऑफ डायलॉग एंड टेबल। यहां पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात की गई। अब कार्टून में मुझे तो ये थोड़े से मनमोहन सिंह जैसे नजर आ रहे हैं। अब यहां पे क्या बताया, प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स। यहां पे जो बंकर्स हैं, बंकर्स मतलब वो युद्ध के लिए वो नहीं रहते, तो बंकर्स यहाँ पे युद्ध को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर टू द मेज ऑफ डायलॉग्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पे क्या बताया गया भैया, यहाँ पे ये बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते रहे हैं वो हमेशा कैसे रहे, युद्ध वाले रहे। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहे, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा युद्ध वाले रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति में फ्रॉम द मेज ऑफ बंकर टू द मेज ऑफ डायलॉग, लेकिन अभी की स्थिति में ये दोनों लीडर्स क्या है, दोनों लीडर्स पीस टॉक, नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा रहे कि आओ बातचीत करते हैं। युद्ध को साइड में रख के क्या करते हैं, युद्ध को साइड में रख के अपन बातचीत करते हैं। लेकिन अगेन मेज ऑफ डायलॉग जो है, मतलब मेज ऑफ डायलॉग मतलब बातचीत करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें दिखता है। ठीक है, तो प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर टू द मेज ऑफ डायलॉग,
earlier Indo-Pak relations were dominated by war and military confrontation, especially along the border. Now the conflict have shifted from battlefields to negotiating tables. तो यही है कि पहले तो बात मतलब युद्ध यही सारी चीजें चलती थी, लेकिन अभी की स्थिति में एटलीस्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं, एटलीस्ट बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नेगोशिएशन इतना आसान नहीं है। ये कार्टून क्या है? ये कार्टून अपने को ये दर्शा रहा है। ठीक है भैया, सार्क समिट है, सारे के सारे लीडर भाग जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सारे के सारे लोग क्या, सारे के सारे लीडर भाग के जा रहे हैं। अब क्यों भाग के जा रहे हैं? तुम भी जानते हो कि सार्क अनसक्सेसफुल है। सार्क अनसक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों की वजह से क्या है, इस खटास की वजह से, इन रिश्तों की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि जो सार्क में जिस पर्पस से सार्क बना था, जिस पर्पस से सोचा था कि कॉपरेशन होगा, उस हिसाब से क्या मेरे लाल, उस हिसाब से यहाँ पे कॉपरेशन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज अ लार्ज कॉन्फ्रेंस टेबल मार्क्ड बाय द सार्क समिट। ठीक है, चेयर्स फॉर द मेंबर कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स आर प्रेजेंट। देखो, अब तुम्हें लिखना कैसे? तुम्हें कोई भी कार्टून को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक सिंपल में एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूं, लेकिन जब तुम नोट्स को रीड करोगे बेटा, तो मैंने बहुत अच्छे से देखो लिखा है कि ये जो लार्ज कॉन्फ्रेंस टेबल है, ये सार्क समिट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चेयर्स पे कौन कौन सी कंट्री के नाम लिखे हैं, बट नो वन इज सिटिंग एट द टेबल। मतलब कार्टून की मैंने एक एक माइन्यूट सी डिटेल्स लिखी है, सो दैट क्या हो, सो दैट तुम्हें क्लैरिटी मिले। ठीक है, इंस्टेड एट द बैक पॉलिटिकल लीडर drawn as a generic figure, not identifiable individual, are shown quarreling or arguing or fighting. ठीक है, सार्क कंट्री कॉपरेट करना चाहती है, लेकिन कॉपरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एम्प्टी चेयर क्या शो कर रही है? एम्प्टी चेयर शो ये कर रही है कि कॉपरेशन नहीं हो रहा है, सब लोग कॉन्फ्लिक्ट में बिजी हैं। ठीक है, रीजनल डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म, इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट। इसकी वजह से क्या, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सार्क समिट जो है ये फेल नजर आ रही है। ये मीनिंग और मैसेज ऑफ द कार्टून हो गया। ठीक है, ठीक। हे मिस्टर हु, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू द कोर इश्यूज विद इंडिया? ये इंसान चिल्ला रहा है। अब यहां पे दो इंसान आपस में क्या कर रहे हैं? दो इंसान आपस में ट्रेड डील या कुछ अग्रीमेंट या कुछ पेपर एक्सचेंज कर रहे हैं। ये दोनों बात कर रहे हैं। ये दो इंसान क्या है? दो इंसान, एक हो गया इंडिया, एक हो गया चाइना, एक चाइना हो गया, एक हो गया इंडिया। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ये इंसान चिल्ला रहे कि हे मिस्टर हु, तुम ट्रेड कॉमर्स क्यों कर रहे हो इंडिया के साथ में? तुम कोर इश्यूज पर फोकस करो ना, तुम कोर इश्यूज पर फोकस करो ना। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत चाइना के जो रिश्ते हैं वो अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट, अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट क्या, अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट ये बताया गया कि भारत और चाइना के मुद्दे आज की तारीख में ट्रेड पे बात कर रहे हैं, हम लोग कॉमर्स पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक इंटरप्शन आ रहा है। ये इंटरप्शन जो है या तो पाकिस्तान का मिलिट्री पर्सन है या एक दूसरा इंसान है। वो क्या बात कर रहा है? वो क्या बात कर रहा है भैया? वो बात कर रहा है कि आप कोर इश्यूज पर फोकस करो, आप बॉर्डर इश्यूज पर फोकस करो। आप क्यों ट्रेड कर रहे हो इंडिया के साथ में? कोर इश्यूज मतलब बॉर्डर इश्यूज पर फोकस करो। देखो मेरे लाल, एक चीज तो मैं बहुत हकीकत बताता हूँ। कार्टून में कई बार क्या होता है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इंसान कौन है, ये इंसान कौन है। अब एक सिंपल सा मैं बताता हूँ कि सेफ कैसे बचना है। ये मैंने नोट्स में यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें सेफ कैसे बचना है अगर तुम कंफ्यूज हो। तो देखो, मैंने लिखा द इंटरप्शन। ठीक है, लिखा मैंने द इंटरप्शन, अ मिलिट्री फिगर रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और हार्डलाइनर्स। मैंने ये लिखा कि या तो ये पाकिस्तान का एक मिलिट्री इंसान है और हार्डलाइनर्स मतलब कि वो इंसान जो कि भारत और चाइना की कॉपरेशन से खुश नहीं है। तो मैंने दोनों चीज लिख दी। ऐसे कई बार तुम लिख सकते हो, क्योंकि कार्टून तो एक पर्सपेक्टिव है ना। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या है, समझ रहे हो? पर्सपेक्टिव वाली बात हुई ना मेरे लाल, पर्सपेक्टिव वाली बात हुई ना। छोटा भीम और मतलब ऐसे देखो तो जो चुटकी है, छोटा भीम देखा है ना तुमने कि छोटा भीम और चुटकी की अच्छी दोस्ती है, लेकिन जो राजकुमारी इंदुमती है वो भी छोटा भीम को थोड़ी सी पसंद करती है। तो एक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे अगर कभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे बच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि भारत चाइना अपने टाइज इंप्रूव कर रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंसान जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? वो इंसान ये बोल रहा है कि आप कोर इश्यूज पर फोकस करो, आप बॉर्डर डिस्प्यूट पर क्या करो, आप बॉर्डर डिस्प्यूट पर फोकस करो। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? द अंपायर हैज टू डिसाइड वेदर द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। हम लोग देख रहे हैं कि एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, और एम्पायर को डिसाइड करना है कि ये बॉल
इंडिया के कोर्ट में है या पाकिस्तान के कोर्ट में है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को दिखा रहे हैं, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में पर्टिकुलरली अमेरिका को यहाँ पे डिनोट किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आपस में चीजें नहीं सुलझ रही है, तो वी नीड एन एम्पायर, हमें एक थर्ड पर्सन चाहिए जो कि बाहरी फॉरेन पावर है, जो कि तय कर रहा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को तय कर रहा है। तो स्पेशली इस फिगर, ये अंपायर को हम अमेरिका बोल सकते हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को क्या कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को एज एन एम्पायर क्या कर रहा है, एज एन एम्पायर देख रहा है, क्योंकि हमें इन पर भरोसा नहीं है, इन्हें हम पर भरोसा नहीं है, तो वी नीड एन अंपायर, ये कार्टून शो करता है, जो कि मैंने यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब बारी आ जाती है अपने अगले चैप्टर, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पहला कार्टून ये रहा। ये पहला कार्टून क्या बता रहा है भैया, पहला कार्टून यहाँ पे दो इमेज बता रहा है, दो इमेज में, पहली इमेज में ये बता रहा है कि इजराइल ने जब लेबनान पे अटैक किया भैया, तो हम लोग ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन पास किया अगस्त में, और इजरायली आर्मी ने विड्रॉ किया इस रीजन को अक्टूबर में, ठीक है। और दूसरा ये दिखा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस होके भी, यूनाइटेड नेशंस है तो यूनाइटेड नेशंस का पर्पस है कि पीस को प्रमोट करना है, क्या करना है कि अपने को वर्ल्ड में पीस लेके आना, लेकिन यूनाइटेड नेशंस नहीं काम कर पा रहा है। ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का क्रिटिसिज्म है कि युद्ध हो गया, लोग मर गए, सारी की सारी चीजें खराब हो गई। यूनाइटेड नेशन ने अगस्त में रिजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन उस रिजोल्यूशन को माना जा रहा है अक्टूबर में। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर रहा, जब सब कुछ खत्म हो गया है फिर यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, और कर भी रहा है तो उसकी बात कौन मान रहा है, ये कार्टून ये दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का जो पर्पस है पीस को मेंटेन करके रखना या वॉर को प्रिवेंट करके रखना, वो पर्पस कहीं ना कहीं क्या है, वो पर्पस कहीं ना कहीं मेरे लाल फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ये इस कार्टून में दिखाया गया। अगला कार्टून दफर में बताया गया है, क्या बताया गया भैया, एक लेडी के पीछे बच्चा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस लेडी को खाने, मतलब उसको खाना देना है, ठीक है। खाने की जगह पे क्या दिया जा रहा है, खाने की जगह पे बहुत सारी बातें बोली जा रही है, ठीक है। खाने की जगह पे क्या, खाने की जगह पे हम लोग देख रहे हैं भैया कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जीनोसाइड, पीस कीपर, इंटरनेशनल आउटरीच, नेवर अगेन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इस महिला को खाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़े बड़े क्या, बड़े बड़े शब्द यूज किए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल पावर्स के द्वारा, जो बड़ी बड़ी पावर है। और बड़ी बड़ी पावर कुछ नहीं, सिर्फ कंडेम करी, कंडेम मतलब कि सूडान में, दफर में जो भी हुआ, तो उसको सारी जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है और जो यूनाइटेड नेशन है, बस वो बोली गलत हुआ। अरे तुम्हारे गलत बोलने से क्या होगा, इसको खाने की आवश्यकता है। यहाँ पे देख रहे हो कि लोगों की हालत खराब है, तो यहाँ पे क्या है, अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे इनको सिर्फ शब्द, अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन रियल हेल्प क्या है मेरे लाल, यहाँ पे रियल हेल्प नहीं मिल पा रही है। और यही इसी कार्टून का एक्सप्लेनेशन है। आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मेरे लाल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक हाथ में यूएन है, यूएन का है, और एक हाथ में वॉर है। एक हाथ में यूएन है और एक हाथ में वॉर है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल, ठीक है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस कार्टून हाईलाइट द डबल साइड अप्रोच ऑफ पावरफुल कंट्रीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। द राइट हैंड होल्डिंग द यूएन सिंबल रिप्रेजेंट पीस, डिप्लोमेसी एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। द लेफ्ट हैंड होल्डिंग अ लार्ज आयरन फिस्ट लेबल्ड वॉर रिप्रेजेंट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया भैया कि अगर जो पावरफुल कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज को अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है, अगर उनका इंटरेस्ट या तो क्या होगा, या तो उनका इंटरेस्ट अगर पीस से फुलफिल हो रहा होगा तो वो एक कंट्री में पीस की बात करेगी। अगर पीस नहीं तो क्या होगा, तो हम युद्ध कर लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, तो हम वहां पे क्या करेंगे, तो हम वहां पे अटैक कर देंगे। The cartoon critique how major power often bypass the UN and used to protect their interests, revealing the limitations of UN system in preventing war and regulating the behavior of powerful nations. ठीक है। The caption, if right one don't get you, then the left one will, suggests that when diplomacy fails or does not produce the desired result, the powerful state restored to the unilateral military action। यहाँ पे ये है कि जो पावरफुल कंट्रीज को जो चाहिए ना, अगर पावरफुल कंट्री को जो रिजल्ट चाहिए, अगर वो रिजल्ट डिप्लोमेसी और पीस से नहीं मिलते ना, तो वो पावरफुल कंट्री क्या करती है, वो पावरफुल कंट्री यूनिलैटरली, मतलब खुद ही युद्ध के लिए चली जाती है। और यूनाइटेड नेशंस को क्या किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस को बाईपास कर दिया जाता है, तब यूनाइटेड नेशंस को नहीं सुना जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सब कुछ पावरफुल कंट्रीज
के द्वारा होता है। अगर पावरफुल कंट्रीज को डिप्लोमेसी, पीस और इन सब से उनको लग रहा है कि पीस डिप्लोमेसी से उनके काम नहीं बन रहा है, एक पर्टिकुलर कंट्री में पावरफुल कंट्री अगर अपना टाइम दे रही है तो वो पहले सोचेगी कि हम बातचीत कर लेते, डिप्लोमेसी से कर लेते। अगर वो बातचीत और डिप्लोमेसी से बात नहीं मान रही तो वो यूनिलैटरली युद्ध के लिए चली जाएगी। तब यूनाइटेड नेशंस को बाईपास कर दिया जाएगा। तब पीस, प्रिवेंट वॉर, ये सारी चीजें क्या गई, ये सारी चीजें तेल लेने गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कार्टून। अब बारी है सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड के कार्टून्स को समझने की। ठीक है, यहाँ पे एक डोव है, एक बर्ड है डोव, और उसके हाथ में क्या है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा है मिलिट्री, जो कि क्या है, जहां पे क्या है, बंदूक लगी है। ये जो बर्ड है, डोव है, जिसको हम बोलते हैं, ये किसका सिंबल है भैया, ये सिंबल होती है पीस का। किसका सिंबल होती है मेरे लाल, पीस का। और वही ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान हथियार लेके युद्ध के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है पीस और मिलिट्री, यहाँ पे पीस और मिलिट्री। ठीक है, सो दिस कार्टून symbolically represent the tension between war and peace in international politics. The dove traditionally stand for peace while the soldier represent the military power. By showing the soldier riding and controlling the dove, the cartoon highlights how military forces or powerful nations often dominate peace process. It suggests that peace is not always independent. Instead, it is frequently directed, manipulated, or overshadowed by the strategic interest of strong states. This reflects a major theme of chapter that despite the presence of United Nations and peacekeeping mechanism, global peace is often shaped by military power and political interests rather than genuine humanitarian concern. तो यहाँ पे बताया गया कि ये इंसान जो है, ये जो बर्ड, ये पीस को सिंबलाइज करती है और ये मिलिट्री वाला बैठा है। तो पावरफुल कंट्रीज, जो पावरफुल कंट्रीज रहती है, वो कुछ कंट्रीज में पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे क्या करती है, पीस कीपिंग फोर्स के नाम से इंटरवीन करती है कि हम इस देश में इसलिए घुसें ताकि हम शांति लेके आ पाए। लेकिन वो शांति नहीं, उनको ऐसा रहता है कि पीस से नहीं हुआ तो हथियार से सारी की सारी चीजें हो जाएगी, पीस से नहीं हुआ तो क्या होगा, हथियार से सारी की सारी चीजें हो जाएगी। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं और पीस के नाम पे, पीस की बोल के क्या होता है, पीस के नाम से बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। पीस के नाम से मेरे लाल, पीस की बोल के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे युद्ध लड़ लिए जाते हैं। और आखिरी में युद्ध का पर्पस क्या रहता है, हम तो शांति के लिए कर रहे थे, समझे। एक ये हम लोग देख रहे हैं एक मिलिट्री आर्सेनल है, लेकिन ये पूरा का पूरा किससे बना है, ये पूरा का पूरा रुपए से बना है। एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा किससे बना है, पूरा का पूरा रुपए से बना है, ना कि मेटल से बना हुआ है। ठीक है, ये सारे रुपए हैं। तो ये एक एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट को हम लोग ये देख रहे हैं कि रुपए से बना है रेदर देन मेटल। तो यहाँ पे ये दिखाया गया, ये कार्टून क्या दिखा रहा है, ये कार्टून ये दिखा रहा है कि वॉर एंड मिलिट्री पावर डिपेंड हेविली ऑन मनी। ठीक है, वॉर और मिलिट्री पावर मनी के ऊपर डिपेंड करता है। पैसा है तो ही तो तुम युद्ध लड़ोगे। ठीक है, पैसा है तो ही तो तुम युद्ध लड़ोगे। सो द कंट्रीज विच मोर मनी कैन बाय एडवांस वेपन एंड डोमिनेट द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये कार्टून क्या है, ये कार्टून बड़ा सा सिंपल से, ये कार्टून ये दिखा रहे हैं कि युद्ध के लिए भी क्या है, युद्ध के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बहुत क्लियर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट कार्टून है, ये वाला कार्टून इंपॉर्टेंट है, ये कार्टून इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगेन मैंने सारे कार्टून को करवाया, कभी एमसीक्यू में भी आया तो कर लोगे। ठीक है, न्यूक्लियर पावर क्लब, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ईरान और ये न्यूक्लियर पावर क्लब। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया मेरे लाल, यहाँ पे ये दिखाया गया कि न्यूक्लियर पावर क्लब मतलब जो कंट्रीज जिनके के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। अब अगर इन कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया है और ये कंट्रीज भी धीरे धीरे क्या कर रही है, ये कंट्रीज भी धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर रही है, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रही है, तो ये जो न्यूक्लियर पावर क्लब है ये क्या कर रही है, इन पे सैंक्शंस लगा दे रहा है। कहीं ना कहीं इस कार्टून के जरिए डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है। क्या बताया गया मेरे लाल, कहीं ना कहीं इस कार्टून के जरिए डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि सिर्फ इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, इनके पास में नहीं रहेंगे। ठीक है, यहां पे कि आदमी क्या कर रहा है, ये मिलिट्री वेपन्स इन सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिनको की बाद में आजादी मिली है, वो रेदर देन बास्केट में तुम देखोगे तो बेसिक
चीजें दी है। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये बेसिक पॉवर्टी, हंगर, ये सारी चीजों पे ना फोकस करते हुए उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको वॉर, मिलिट्री, इन पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपनी बेसिक नीड पे फुलफिल ना करते हुए वॉर, मिलिट्री, इन सारी चीजों पे क्या है, इन सारी चीजों पर क्या है, इन सारी चीजों पर फुलफिल, इन आर्म्स एक्सपेंडिचर पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, तो ये वाला कार्टून ये दर्शा रहा है और इसका ये रहा मेरे लाल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट कार्टून है। कैन वी हैव अ फ्यू $million फॉर अ डिपार्टमेंट ऑफ पीस? डिपार्टमेंट ऑफ पीस के लिए कुछ $million, अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, क्या मिल सकते हैं? तो यहाँ पे लीडर बोल रहे हैं नो वी कांट अफोर्ड इट। 30 बिलियन फॉर इराक वॉर, ठीक है, 425 बिलियन पर ईयर फॉर डिफेंस डिपार्टमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी $40 बिलियन, 100 बिलियन फॉर अफगान वॉर। तो यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया भैया, कि इस कंट्री के पास में डिपार्टमेंट ऑफ पीस के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये बताया गया है कि युद्ध के लिए पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे वॉर हो रहे हैं उस युद्ध को सपोर्ट करने के लिए लोग अलग से पैसे निकाल रहे हैं, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान का वॉर हो, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पीस के लिए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस के लिए पैसा नहीं है। सो दिस कार्टून शो द आयरनी दैट गवर्नमेंट ऑफन क्लेम that they cannot afford peace related initiative but spend vast amount of money on war and military activities। जब peace related की बात आती है, जब दुनिया में peace related activities की बात आती है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट बोल देती है नहीं नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत खर्चा हो जाएगा, हम कहाँ देंगे। लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो कंट्रीज के पास में पैसा निकल जाता है। तो ये आयरनी यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ट्रेन इंफॉर्मेशन, लंदन, मुंबई। ठीक है, यहां पे क्या बता रहा है भैया, यहां पे ये बता रहा है टेररिज्म ट्रेवल्स अक्रॉस दी बॉर्डर। ये जो कार्टून है, ये कार्टून ये दिखा रहा है दैट टेररिज्म ट्रेवल्स अक्रॉस दी बॉर्डर। टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग जगह पे टेररिज्म फैल रहा है। ये सिर्फ वर्ल्ड के किसी एक रीजन में नहीं है मेरे लाल। ठीक है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, यूजली ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम कैजुअलिटी होती है। अब ये नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, अब ये नहीं पता है कि अगला टेररिस्ट टारगेट क्या होगा। ये अब नहीं पता है कि अगला टेररिस्ट का अगली जगह पे कौन सी टारगेट होगी। ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंसान है जो कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। नीचे से टेररिज्म है, यहां से नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बात है कि जो वर्ल्ड है भैया, वो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड अलग अलग तरीके से जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है उन पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। टेररिज्म आ रहा है तो नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है ना मेरे लाल, ये किसी एक देश पे नहीं है, ये पूरे ह्यूमन रेस पे, ये पूरे ह्यूमन रेस पे क्या है मेरे लाल, ये पूरे के पूरे ह्यूमन रेस पर खतरा है। अच्छा, अब इनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? तो इनको एड्रेस किया जा सकता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन से, कलेक्टिव सिक्योरिटी से। तो अगर तुम नोट्स देखोगे मेरे लाल, तो समझाने के बाद जो तुमको नोट्स दिए, नोट्स एकदम तुम्हारा परफेक्ट आंसर बन रहा है। एक बार तुम्हें रीड करोगे तो सेंट्रल फिगर क्या दिखा रहा है, सेंट्रल फिगर ये दिखा रहा है, सेंट्रल फिगर ये दिखा रहा है कि वो बैलेंस करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर यहाँ पे थ्रेट्स के बारे में बताया गया कि थ्रेट्स टेररिज्म से आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर से आ रहा है। मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है वो। फिर इसको एड्रेस कैसे दिया, तो एड्रेस कोऑपरेशन से, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कोऑपरेशन से सारी की सारी चीजें एड्रेस की जा सकती है। तो नोट्स में पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखें कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, यहां पे आंखों पे एक तरफ टेररिज्म है और एक तरफ वॉर है, आंखें बंद है, एक तरफ टेररिज्म है, एक तरफ वॉर है। ठीक है, सो फेसलेस ह्यूमन फिगर रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड और ग्लोबल लीडर इज शोन कवरिंग हिज ओन आईज विद 2 फिंगर, वन इज लेबल्ड एज वॉर, अनदर इज टेररिज्म। ठीक है, द कार्टून इज टाइटल एज वर्ल्ड ब्लाइंडनेस, कि वर्ल्ड जो है, ये जो पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्ल्ड में एक आंख वॉर से बंद है, एक आंख टेररिज्म से बंद है। वर्ल्ड ब्लाइंडनेस, की वर्ल्ड देख नहीं रहा है, वर्ल्ड अंधा हो गया है। ठीक है, इट कन्वे दैट द आइडिया वर्ल्ड और पावरफुल नेशन फेल टू सी द रियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, टेररिज्म एंड समटाइम्स इवन डेलिबरेटली इग्नोर देम, कि वर्ल्ड इनको इग्नोर कर रहा है वॉर, टेररिज्म को, और वर्ल्ड क्या कर रहा है, वर्ल्ड इनको इग्नोर कर रहा है, डेलिबरेटली क्या कर रहा है, डेलिबरेटली इग्नोर कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ठीक, तो अगला चैप्टर आ गया इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो मेरे लाल, ये कार्टून अब जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ कार्टून्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सभी कार्टून्स करवा दिए हैं। ठीक है, सभी कार्टून्स करवा दिए हैं।
क्योंकि हर साल कार्टून मैंने बताया अलग अलग आते हैं, बस एक दो बार ही रिपीट हुए, तो भले ही छोटे छोटे से कार्टून, एक बार तुम्हें सिंपल मतलब मालूम है ना तो अपना काम हो रहा है। अगर तुम्हें सिंपल अपना मतलब मालूम है तो अपना क्या हो रहा है मेरे लाल, अपना यहाँ पे काम हो रहा है। अगला चैप्टर कौन सा? अगला चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखते हैं अपना पहला वाला कार्टून इस चैप्टर का। ये ह्यूमन हैंड है, ये जो मोमबत्ती दिख रही है कहीं ना कहीं ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जल रही है वो, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बेटा। अब इससे ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट कैसे देख रहे हैं जरा समझाता हूं। ये जो अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर ये जो जल रहा है ना, तो ये राइज इन टेम्परेचर, ये जो चल रही है राइज इन टेम्परेचर। तो ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जल रहा है और ये राइज इन टेम्परेचर है। और ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे लाल? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चिमनीज जैसा जो तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरे लाल ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल्स है। ह्यूमंस के द्वारा जो फैक्ट्रीज हैं, ह्यूमंस, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। टेम्परेचर क्या है मेरे लाल? टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेल्टिंग वैक्स, और यहाँ पे ये जो मेल्ट हो रहा है, ये जो वैक्स, ये मेल्टिंग वैक्स क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आइस कैप है, जो सी लेवल जो बढ़ रहा है, क्योंकि ये जलेगा तो यहाँ पे मेल्ट होगा ना बेटा। ये तो मेल्टिंग वैक्स क्या सजेस्ट कर रहा है? मेल्टिंग वैक्स ये सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि सी लेवल का वो राइज हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, बर्फ जो है, बर्फ क्या है, बर्फ कहीं ना कहीं पिघल रही है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दी। अर्थ एज अ कैंडल, फ्लेम, ह्यूमन हैंड, मेल्टिंग वैक्स, सारी की सारी चीजें में ग्लोबल वार्मिंग का ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट। यहाँ पे बोला आप हाथ ऊपर करो अगर आपको प्लैनेट बचाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो इंसान है, एक बड़ा एक छोटा है। इस इंसान ने हाथ ऐसे बंद किया है, ऐसे, ठीक है, और दूसरे ने ऐसे किया है, ठीक है। तुम लोग ऐसे नहीं करते थे, मतलब हम तो ऐसे, मैं बचपन में करता था, तुम जेनजी हो। इमटी की चिमटी हम इसे बोलते थे, इमटी की चिमटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे, इसने क्या किया, इसने हाथ ऐसे बंद किया और इसने ऐसा किया। ये चीज क्या दिखा रहा है बेटा? ये दिखा रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं, ये बोल तो रहे हैं कि हमको प्लैनेट को बचाना है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं। ये आज भी प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो अपने स्तर से छोटी छोटी कोशिश कर रही है। प्लैनेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये हैं, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, इन लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब सुधारने की बात आ रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं, ये आज भी प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अपने स्तर से क्या है, अपने स्तर से ये कोशिश कर रही है। तो ये मैसेज है, ये मैसेज तुम आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। कार्टून का एक्सप्लेनेशन दिया है, नोट्स मिलेंगे तुमको, चिंता नहीं करना है। लेकिन वीडियो देख रहे हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ सीधा सीधा नोट्स पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाउ नियो कोलोनियलिज्म वर्क? नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री, यू कैन पे अस to rebuild it. We accept a natural resource like oil as a payment. यहां पे मेरे लाल नियो कोलोनियलिज्म का कंसेप्ट बताया। नियो कोलोनियलिज्म मतलब क्या है? देखो, कोलोनियलिज्म मतलब ये कि हमको डायरेक्ट गुलाम बनाया गया। जब भारत को अंग्रेजों ने डायरेक्ट गुलाम बनाया तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला कोलोनियलिज्म। क्या बोला? कोलोनियलिज्म। नियो कोलोनियलिज्म का मतलब ये है कि अब हम डायरेक्ट गुलाम नहीं बना रहे, इनडायरेक्ट गुलाम बना रहे। कैसे भैया? अब जो ये कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसमें क्या होता है, उसमें पावरफुल कंट्रीज जाती है। पावरफुल कंट्रीज क्या करती है भैया? पावरफुल कंट्रीज वहां पे क्या करती है? पावरफुल कंट्रीज वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन करती है। पीस कीपिंग के नाम से अपनी आर्मी भेजती है, पीस कीपिंग के नाम से अपनी आर्मी भेजती है, और वहां से वो सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, वहां से वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, वहां से उनकी अच्छे क्या है, अच्छे वहां पे उनके रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। साथ ही साथ में क्या बोला जाता है? साथ ही साथ में यहाँ पे ये बोला जाता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, कि वो अमीर देश बोल रहा है कि मैं तुम्हारे देश में डेवलपमेंट करूंगा, बदले में तुम मुझे पैसे दो। तो कैसे पैसे दोगे? ऑयल दे दो, चलो तुम ऑयल दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पावरफुल कंट्री जो है वो कमजोर कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है? इसी प्रोसेस को मेरे लाल नियो कोलोनियलिज्म कहा गया है, ठीक है। ये H2O बड़ा सिंपल है, इस कार्टून का आने की प्रोबेबिलिटी भयंकर कम है, लेकिन फिर भी बता दूं, H2O पानी, मतलब कि अगला जो जंग होगा, मतलब हम जो देखते हैं कि अगला जो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने वाला है जिसके लिए की लड़ाई होगी, वो रहेगा पानी, ठीक है। अगली जो रिसोर्स रहेगी वो किस लिए रहेगा? ग्लोबल वाटर क्राइसिस को ये डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है मेरे लाल? ग्लोबल वाटर क्राइसिस को, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इंसान है बड़ा सा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कितने कलरफुल पेड़ है, रेनबो है, तितली है, ये सब कुछ खा जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंसान सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, इंसान बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को खा जा रही है। वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए चीजें छोड़ ही नहीं रही है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई। इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं अपने फाइनल चैप्टर पे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कार्टून समझते हैं। यहां पे देखो, यस्टरडे फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन इंडिया एंड चाइना हु आर स्टार्विंग। एक औरत अपने बच्चे से बोली कि अपना होमवर्क, वो डिनर कर लो, सॉरी डिनर, होमवर्क ध्यान आता है, मम्मी होमवर्क, ठीक है, क्या कर लो, अपना खाना खा लो। खाना क्यों खा लो भैया, क्योंकि तुम बड़े सुखी हो कि तुमको खाना मिल रहा है। भारत और चाइना में क्या, भारत और चाइना में लोग भूखे मर रहे हैं। आज की स्थिति, फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग योर जॉब। होमवर्क कंप्लीट कर ले लाडले, नहीं तो तेरी नौकरी चली जाएगी। भारत चाइना के बहुत सारे लोग हैं जो कि नौकरी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर बताया गया है भैया। सबसे पहले तो चेंजिंग इमेज ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना की इमेज बदली है। पहले हम कैसे अंडर डेवलप कंट्रीज थे, तो आज हम एक डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आ गए। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें इंडिया और चाइना को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बताया है। ठीक है, ये बताया गया कि इंडिया चाइना के पास में स्किल्ड लेबरर है, जो कि क्या है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के लोग, बड़े बड़े देशों की कंपनी इंडिया और चाइना के लोगों को हायर कर रही है। क्यों, क्योंकि चीप लेबर है, ठीक है, टैलेंट भी है, ऊपर से कम पैसे में क्या होगा, कम पैसे में काम हो सकता है। कम, भारत और चाइना के लोगों को कम पैसा देना पड़ेगा। ग्लोबल जॉब कंपटीशन वाली बात की गई है भैया। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी, कि तुम हो कहीं पे भी लेकिन तुम्हारे वो देखो 2 देश के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का दौर दिखाया। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई है। यहाँ पे हमने क्या देखा, इन्वेडिंग न्यू मार्केट्स, हथियार है, बंदूक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और नीचे लिखा है इन्वेडिंग न्यू मार्केट्स। So link between military power and globalization. The cartoon highlights how military force is often used to open up market for multinational corporation. War and intervention are shown as a tool of एक्सपांड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, ये पीस कीपिंग के नाम से अपनी मिलिट्री भेजती है, और मिलिट्री के दम पे वो उनसे छोटी छोटी कंट्रीज की अपनी इकोनॉमीज ओपन अप करने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलिट्री के दम पे उनसे उनकी इकोनॉमीज ओपन अप करवाई जाती। क्यों इकोनॉमीज ओपन अप करवाई जाती, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। यहाँ पे ये कि उनकी इकोनॉमी ओपन अप होगी तो ये जो पावरफुल देश है, इनके इंटरेस्ट क्या होंगे, इनके इंटरेस्ट यहाँ पे फुलफिल होंगे। यही कार्टून क्या है, नियो कॉलोनाइजेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, नियो कॉलोनाइजेशन को ये कार्टून दिखा रहा है। क्लियर है, तो ये कार्टून कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को, मिलिट्री और ग्लोबलाइजेशन को, नियो कॉलोनियलिज्म को दर्शा रहा है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपको कमेंट करना होगा। क्या कमेंट करना होगा, कमेंट करना होगा एक्स, कमेंट एक्स अगर आपको बुक 2 के कार्टून का एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्स, वो एक्स नहीं बेटा, एक्स एक्स कमेंट करो एक्स। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं क्या करूंगा, तो ही मैं तुम्हारी बुक 2 के कार्टून का एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहीं पे तुमको नोट्स वगैरह मिलने वाले हैं, यहीं पे तुमको मैराथन्स की अपडेट मिलेगी। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू।